हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। दोस्तों, फाइल हैंडलिंग नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास एक फाइल होगी। उस फाइल में दोस्तों हम लोग अपना डेटा स्टोर करेंगे या फिर हम पहले से बनी हुई फाइल में से डेटा को रीड करेंगे। तो यहाँ पर फाइल हैंडलिंग के लिए हम तीन अलग अलग टाइप की फाइल्स को डिस्कस करेंगे। एक होगी हमारे पास टेक्स्ट फाइल, दूसरी हमारे पास होगी बाइनरी फाइल और थर्ड हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो CSV फाइल है वो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तीनों को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट फाइल क्या है। टेक्स्ट फाइल जिसमें हम लोग अपना टेक्स्ट स्टोर करते हैं और उस फाइल को हम लोग नोटपैड में ओपन करके देख सकते हैं या कोई भी दूसरा एडिटर में भी आप उस फाइल को देख सकते हैं, जिसमें हम लोग अपना सिंपल सा टेक्स्ट लिखते हैं। जबकि दोस्तों हमारे पास कुछ नॉन टेक्सचुअल फाइल होती है, जैसे हमारे पास इमेजेस है, ऑडियो है, वीडियो है, EXE फाइल है। इन सभी में हमारे पास टेक्स्ट नहीं होता। तो इसको स्टोर जब हम लोग करते हैं या इस टाइप की फाइल को अगर हम बनाना चाहें या इसको हैंडल करना चाहें, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर बाइनरी फाइल को देखते हैं। बाइनरी फाइल को भी हम लोग क्रिएट करेंगे और उसको भी हैंडल करेंगे, वहां से भी डेटा को रीड करेंगे। और थर्ड हमारे पास जो होगी CSV फाइल, वो कहीं ना कहीं हमारे पास टेक्स्ट फाइल का ही पार्ट होता है, बट हमारे सिलेबस के अंदर उसको सेपरेट करके बताया गया है। तो मैं भी आपको अलग से CSV के बारे में बताऊंगा। हालांकि वो टेक्स्ट फाइल का ही पार्ट है, बट टेक्स्ट फाइल में नॉर्मल आपका टेक्स्ट होता है, जबकि CSV फाइल में आपका कॉमा सेपरेटेड कंटेंट होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है। डेटा आपका जो है एक्सेल जैसी फाइलों में डेटा स्टोर होता है। तो तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एजेंडा। हमारे सिलेबस में जो टॉपिक्स बताए गए हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने यहां पर रखे हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, फिर मैं आपको बताऊंगा फाइल्स क्या होती है और फाइल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूं कि तीन टाइप की फाइल्स हम लोग देखेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल, दूसरा मैं आपको बताऊंगा वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स और थर्ड मैं आपको बताऊंगा वर्किंग विद CSV फाइल्स। जब हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट फाइल की बात करेंगे तो दोस्तों हम लोग, अगर मैं उसके अंदर डेटा लिख रहा हूँ या डेटा रीड कर रहा हूँ, तो दोनों ही केस में मुझे फाइल ओपन करनी पड़ेगी। तो फाइल को ओपन कैसे करते हैं? फाइल अगर हम ओपन करते हैं तो दोस्तों हमारा डेटा हमेशा रैम में आके स्टोर हो जाता है। अगर मैंने कोई फाइल को डबल क्लिक किया, मान लो ओपन किया है, तो डेटा मेरा मेमोरी में आ गया, रैम में आ गया। अब अगर कोई फाइल मेरे काम नहीं आ रही है, वो अननेसेसरी मेरे पास अभी भी रैम में जगह खा रही है, तो मैं क्या करूंगा? उसको क्लोज कर दूंगा। तो आप कैसे फाइल को ओपन करते हैं, कैसे आप फाइल को क्लोज करते हैं, कैसे दोस्तों आप पहले से बनी हुई फाइल में से डेटा को रीड करते हैं, या आप उस फाइल में कैसे डेटा राइट करते हैं। राइट में दो वर्ड मैं आपको बताऊंगा। एक होता है सिंपल राइट। सिंपल राइट का मतलब है जिसमें आप अपना टेक्स्ट लिख देते हो और वो हमेशा ओवर राइट होगा। एक फाइल है, मान लो आपने उसके अंदर लिखा दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट, अगली बार अगर आप कुछ और लिखेंगे तो पहले वाला हट जाएगा और नया वाला डेटा आपका लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप अपेंड मोड में ओपन करते हैं, तीन अलग अलग मोड होते हैं। एक होता है W यानी कि राइट मोड, एक होता है A यानी कि अपेंड मोड, और एक होता है R यानी कि रीड मोड। अगर आप अपेंड कर रहे हैं तो पहले का डेटा पड़ा रहेगा, अब जो नया डेटा डाल रहे हैं वो हमेशा लास्ट में जाकर के आपका ऐड होगा। और R यानी कि रीड मोड है आपके पास। तो आप कैसे डेटा रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं। इसके बाद है दोस्तों आपके पास फ्लश फंक्शन। फ्लश फंक्शन की जरूरत क्या पड़ती है? देखिए, जब आप डेटा राइट करते हैं तो आपने डेटा यहाँ से लिखा, वो डेटा आपका पहले बफर मेमोरी में जाके स्टोर होगा और बफर मेमोरी का डेटा जाकर के स्टोर होगा आपकी फाइल में। अगर बाय द वे आप फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, आपने फाइल को क्लोज किया, क्लोज करने के साथ साथ ही आपको ये देख लेना जरूरी है कि क्या आपके बफर का जो भी डेटा था वो आपकी फाइल में जाके स्टोर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको फोर्सफुली यहाँ पर एक फ्लश फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जिससे आपकी बफर का डेटा आपकी फाइल में जाकर के स्टोर हो जाता है। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको आगे बताऊंगा। एक होता है दोस्तों आपके पास फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि जो आपने एक फाइल बनाई है, उस फाइल में अगर मैं जैसे यहाँ पर बात करता हूँ, अगर इस फाइल को ओपन करता हूँ, मान लो मेरा कर्सर यहाँ है तो मैं सबसे ऊपर हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ आ जाता हूँ इस जगह पे, है ना, यहाँ पर एजेंडा में D के पास, तो मान लो मेरी कर्सर की पोजीशन क्या है? 5 है। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ इस जगह, तो मेरे कर्सर की पोजीशन आ जाएगी शायद 60 70 80 जो भी है। अगर मैं यहाँ से वापस उधर जाना चाहता हूँ या फिर मैं इधर आना चाहता हूँ या इधर जाना चाहता हूँ, तो मैं अपने कर्सर को या फाइल के पॉइंटर को कहाँ मूव करना चाहता हूँ। अगर मुझे मूव करना है, ठीक है, एक होता है आपके पास यहाँ पर फंक्शन जिसका नाम है सीक फंक्शन। ठीक है, तो सीक फंक्शन क्या करता है? आपको बताता है कि आपको अपने पर्टिकुलर कर्सर को कहाँ पर भेजना है।
ठीक है। तो ऐसे कुछ फंक्शंस है जो अभी हम लोग आगे फाइल पॉइंटर में देखेंगे। मेरा अभी पोजीशन क्या है या मुझे कर्सर को कहाँ भेजना है, ऐसे कुछ फंक्शंस हम लोग यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं फाइल पॉइंटर। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एरर स्ट्रीम बताऊंगा, जिसमें कुछ फंक्शंस होंगे। आप इनपुट कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं या एरर डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रीम को यूज करेंगे आप, स्टैंडर्ड स्ट्रीम होगी। साथ साथ में दोस्तों हम लोग बाइनरी फाइल पे भी यही सारे ऑपरेशंस करेंगे। क्या कि फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं। साथ में हम लोग यहाँ जब बाइनरी फाइल पे काम करते हैं तो बाइनरी फाइल में दोस्तों अगर हम डेटा को फाइल में भेजते हैं, अगर फाइल में डेटा को भेजना है हमको, हमारा पास जो डेटा है और डेटा आपके पास होगा कोई, जैसे लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है, तो इस डेटा को जब आप भेजेंगे आपकी बाइनरी फाइल में तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर पिकलिंग। पिकलिंग का मतलब है डेटा भेजना। एक होता है अनपिकलिंग। अनपिकलिंग का मतलब है वहां से डेटा लाना। इसको भेजने और लाने के लिए दोस्तों हमारे पास में एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें से हम यूज करते हैं लोड और डंप। डंप क्या करता है, हमारा डेटा वहां भेजता है, और लोड क्या करता है, वहां से डेटा लेकर के आता है। तो ये मैं आपको आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा। आप फाइल में से कोई डेटा सर्च करना चाहते हैं, जैसे रोल नंबर 105 है या नहीं, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। आप चाहते हैं रोल नंबर 105 के मार्क्स चेंज हो जाए तो आप यहाँ से वो अपडेट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास डेटा को अपडेट करना है, चाहे वो आप बाइनरी फाइल पे करें, चाहे आप यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में करें, किसी पे भी कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों मैं आपको सीएसवी फाइल पे बताऊंगा कैसे आप सीएसवी फाइल को ओपन करते हैं, राइट करते हैं, रीड करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर एजेंडा में नहीं लिखी है। तो एक एक करके दोस्तों प्रैक्टिकली सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा, बट कुछ कॉन्सेप्ट जरूर समझेंगे। सबसे पहले है आपके पास इंट्रोडक्शन, फाइल हैंडलिंग होती क्या है। तो फाइल हैंडलिंग इन पाइथन अलाउज अस टू स्टोर डेटा परमानेंटली इन अ फाइल। जब कभी भी आप अपना कोई प्रोग्राम बनाते हो तो दोस्तों होता क्या है, जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने बना करके देखे हैं पाइथन के अंदर। मान लो हमने जब स्टैक बनाया तो स्टैक का जो डेटा है वो डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं। मान लो हमने एक लूप चलाया, मान लो हमने यूजर से कुछ इनपुट किया, आप इफ एल्स का ही प्रोग्राम ले लो, यूजर से आपने डेटा रीड किया, क्या वो आपका डेटा परमानेंट स्टोर हो रहा है कहीं पर? नहीं। तो आप अपना डेटा परमानेंट स्टोर करने के लिए या तो क्या यूज करेंगे, फाइल हैंडलिंग, या फिर दोस्तों हमारे पास जो हमारे चैप्टर सबसे लास्ट जो चैप्टर है हमारे बुक का, चैप्टर नंबर 14 होगा, अगर आपके पास नई बुक है तो उस वाली बुक में आपने देखा होगा हम पाइथन से डेटा MySQL में भी स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा आप पाइथन से MySQL में स्टोर कर सकते हैं और पाइथन से आप किसी टेक्स्ट फाइल में भी डेटा परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग क्या हो गया? फाइल हैंडलिंग इन पाइथन अलाउज अस टू स्टोर डेटा परमानेंटली इन अ फाइल व्हेन वी क्लोज अ प्रोग्राम। जब भी हम अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे, डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल्स इज लॉस्ट। हमारे जो भी वेरिएबल्स में डेटा है वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को सेव करने के लिए यहां पर हम अपने डेटा को फाइल में जाकर स्टोर करवा देंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाइल। फाइल हमारे पास बेसिकली दो टाइप की होती है। ठीक है, तो कह सकते हैं फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अ डिस्क। हमारी फाइल क्या होती है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। और ये हमारे पास फाइल हमारे कंप्यूटर की डिस्क में, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे सीडी हो, डीवीडी हो, मेमोरी कार्ड हो, कोई भी, उसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, फाइल को स्टोर करते हैं। पाइथन अलाउज अस टू वर्क विद टू टाइप्स ऑफ फाइल। दो टाइप की फाइल हमारे पास होती है। एक होती है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में हमारे पास .txt यानी कि हमारे पास में नोटपैड की फाइल होती है। आप .csv रख सकते हैं, .html रख सकते हैं, .xml रख सकते हैं, और ऐसी और भी दूसरे जो भी एक्सटेंशंस हो जिसमें आप अपना टेक्स्ट स्टोर करते हैं, ठीक है, जिसको आप ओपन करके टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, वो सारे आपके पास टेक्स्ट फाइल की कैटेगरी में आता है जो कि ह्यूमन पढ़ सकता है। तो स्टोर्स डेटा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। और दूसरा हमारे पास होता है बाइनरी फाइल्स। इसको अगर आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके डेटा को स्टोर करता है 0-1 के फॉर्मेट में। हालांकि दोस्तों सभी 0-1 के फॉर्मेट में रखते हैं, लेकिन नोटपैड में आप डबल क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे पावर पॉइंट में आपने ये जो दिख रहा है आपको, जैसे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ फाइल समथिंग, जो भी कंटेंट आप पढ़ सकते हो, भले वो इंटरनली आपके पास बाइनरी में ही है। ठीक है, तो एक तो क्या आप पढ़ भी नहीं सकते, यानी कि आपको देख ही नहीं पाएंगे आप उसको ओपन करके, वो तो क्या बाइनरी फाइल, और जिसके अंदर का कंटेंट आप पढ़ पाएंगे वो क्या आपके पास टेक्स्ट फाइल। तो बाइनरी फाइल जैसे कि जेपीजी, बीएमपी, या फिर आपके पास यहाँ एमपीजी हो सकता है, ठीक है, या MP4 है, EXE है, PDF है, .dat है, ठीक है। इसी टाइप से और भी बहुत सारी फाइल्स हो सकती है जिसमें आपका डेटा बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर किया जाता है। ओपन करेंगे तो अभी बाइनरी फॉर्मेट में ही ओपन होगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर है पहले अपने पास टेक्स्ट फाइल।
टेक्स्ट फाइल क्या हो गई? टेक्स्ट फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ आस्की। आस्की यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो आपके पास क्या है? आस्की है। आस्की फॉर्मेट में या यूनिकोड कैरेक्टर्स में डेटा स्टोर करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है सैंपल टेक्स्ट, ये नोटपैड में एक फाइल है, तो मैंने यहाँ पर अपनी एक फाइल क्रिएट कर दी जिसमें डेटा पड़ा है और मैं इसको ओपन करके देख भी सकता हूँ। ये मेरी टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल आपके पास जो है वो एक रेगुलर टेक्स्ट फाइल भी होती है और एक आपके पास यहाँ पर डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल भी होती है। डेलिमिटेड का मतलब क्या होगा? जिसमें आपके पास में कॉमा के साथ सेपरेट हो सकता है आपका कंटेंट, पाइप के साथ हो सकता है, कॉलन के साथ हो सकता है, सेमीकोलन के साथ हो सकता है, आप एट द रेट यूज कर सकते हैं, आप हैश यूज कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स आप यहाँ यूज कर सकते हैं जिसमें आपका कंटेंट आपका सेपरेट होता है। जनरली हम यहाँ पर कॉमा यूज करते हैं या टैब यूज करते हैं। जो कॉमा होता है उसको हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली फाइल बोलते हैं, CSV, और ऐसे ही आपके पास एक TSV यानी कि टैब सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स भी होती है। ठीक है, तो एक होती है रेगुलर टेक्स्ट फाइल, दीज आर द टेक्स्ट फाइल विच स्टोर द टेक्स्ट इन द सेम फॉर्म टाइप, जैसे आपने टाइप किया वैसा ही स्टोर करता है। जबकि जो डेलिमिटेड आपके पास टेक्स्ट फाइल्स होती है उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर इज स्टोर्ड टू सेपरेट द वैल्यू। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या होगा? आपके पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, दैट मीन्स आफ्टर ईच वैल्यू, ठीक है, जैसे टैब होगा, कॉमा होगा या ऐसा कुछ और भी हो सकता है। मैं आपको आगे बताऊंगा भी जब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे होंगे, CSV पे। और बाइनरी फाइल क्या होती है? बाइनरी फाइल ऐसी फाइल होती है, अगर ओपन भी करोगे तो दिखेगा कुछ नहीं, समझ में आएगा कुछ नहीं। इन बाइनरी फाइल देयर इज नो डेलिमिटर्स फॉर अ लाइन, ऑल्सो नो ट्रांसलेशन अकर इन बाइनरी फाइल। जबकि नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? आपकी बाइनरी का कन्वर्जन होकर के आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखाता है। ये आपको ऐसे नहीं करता है, ये जैसा है वैसे आपके सामने लाके रखेगा और बड़ा गंदा सा आपको डेटा डिस्प्ले करेगा। एज अ रिजल्ट बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड ईजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट देन अ टेक्स्ट फाइल। अब देखो टेक्स्ट फाइल में होता क्या है, हमको तो दिख रहा है। कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करो तो एक ट्रांसलेट होता है, उसके बाद जाके स्टोर होता है, वहां से आता है तो ट्रांसलेट होता है, तो हम पढ़ सकते हैं। टाइम लगता है ट्रांसलेशन में, तो इसलिए बाइनरी फाइल्स जो होती है वो आपके पास फास्टेस्ट होती है, बहुत फास्ट तरीके से काम करती है। प्रोग्राम में जो डेटा रीड राइट करना है वो उसकी स्पीड, उसका एक्सेस टाइम जो है वो यहाँ पर आपके पास एक्सेस टाइम कम से कम आपके पास होगा, स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होगी बाइनरी फाइल्स में, टेक्स्ट फाइल को कंपेयर करेंगे तो। इसी टाइप से द बाइनरी फाइल कैन टेक वैरायटी ऑफ एक्सटेंशंस, मोस्ट नॉन टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशंस, इसमें आपके पास नॉन टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है आपके। ठीक है, एक तो वो टेक्स्ट फाइल CSV फाइल, CSV की फुल फॉर्म, TSV की फुल फॉर्म, वो तो है ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ। ये क्या होता है? देखिए, मान लो मेरे कंप्यूटर में, मैं यहाँ आता हूँ माय कंप्यूटर में आता हूँ, डी ड्राइव में जाऊंगा, एक फोल्डर है, मान लो ये रहा आपके पास में। ठीक है, 2022-23 सिलेबस, इसमें आता हूँ, आपके पास है क्लास 12th IP, हो सकता है इसके अंदर और भी कोई फोल्डर्स होते, मैं इतना ही दिखाता हूँ। अगर दोस्तों मैं कोई फाइल पे काम कर रहा हूँ, अभी जिस जगह पर हूँ, अगर मेरी फाइल यहीं पर पड़ी यानी इसी फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो मुझे पूरा पाथ बताने की जरूरत नहीं है कि ये मैं किस फाइल पे काम कर रहा हूँ, डी ड्राइव के इस फोल्डर के इस फोल्डर के इस फोल्डर के अंदर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसी पर्टिकुलर फोल्डर में काम कर रहा हूँ। मैं अभी आपको आगे प्रैक्टिकली करके बताऊंगा भी, तो मैं वहां पर मेंशन नहीं करूंगा पूरा पाथ। अगर आपको पूरा पाथ बताना पड़ता है, चाहे वो C ड्राइव का हो, D ड्राइव का हो पर्टिकुलर, तो आपको यहाँ पर वो पूरा लिखना पड़ता है। जैसे मैंने एक सपोज फाइल ओपन करी, इसमें क्या लिख दिया? C ड्राइव पे यूजर्स में स्कोरशाला, इसमें डॉक्यूमेंट्स, इसमें data.txt फाइल है, इस फाइल को रीड मोड में ओपन करनी है। तो मैंने क्या कर दिया दोस्तों? उसका पूरा का पूरा पाथ बता दिया। लेकिन अगर मैं किसी फाइल पे या फोल्डर पे काम कर रहा हूँ, मान लो मैंने एक फोल्डर के अंदर ही हूँ, उसी फोल्डर में मेरी फाइल पड़ी है जिसका नाम है data.txt, तो दोस्तों मुझे पूरा का पूरा पाथ बताने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं ये काम डी ड्राइव पे कर रहा हूँ, डी ड्राइव पे मेरी फाइल पड़ी है data.txt, और अगर मेरे को C ड्राइव की फाइल ओपन करनी है तो तब तो दोस्तों मुझे पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। और अगर सेम फोल्डर पे है तो आपको पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप सेम फोल्डर पे काम करते हो, ठीक है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? रिलेटिव पाथ, यानी जिस फोल्डर में आप हो उसी पे काम करो, आपको पूरा पाथ बताने की जरूरत नहीं होती है। जबकि पूरा पाथ बताते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? एब्सोल्यूट पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ क्या है? द एब्सोल्यूट पाथ आर फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द डायरेक्टरी। आपकी डायरेक्टरी से C ड्राइव, D ड्राइव, वहां से टॉप मोस्ट से आप बता रहे हो, तब तो वो क्या है? आपके पास एब्सोल्यूट पाथ। जबकि रिलेटिव पाथ क्या है? स्पेसिफाइज द पाथ रिलेटिव टू द वर्किंग डायरेक्टरी। आप जिस फाइल पे, जिस फोल्डर पे काम कर रहे हो, वो
करंटली जो आपकी डायरेक्टरी है, करंटली जो फ़ोल्डर है या वर्किंग डायरेक्टरी है, वो उसमें आपका कौन-सा फ़ाइल फ़ोल्डर है, उसका पाथ आपको बताने की ज़रूरत रहेगी बस, ठीक है? तो एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक होता है रिलेटिव पाथ। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग काम करेंगे यहाँ पर आगे। तो एक और था आपके पास रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ का एक एग्ज़ाम्पल था, इमेज के थ्रू मैं बता रहा था। मान लो ये सी ड्राइव है, तो आपने ये रिलेटिव पाथ है, ये एब्सोल्यूट पाथ है। इस सी के अंदर मान लो हम लोग हैं इस एक्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर इस फ़ाइल में। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे डॉट डॉट, यानी कि आप यहाँ इसे आपका कंप्लीट फ़ोल्डर चल रहा है, ठीक है? डॉट 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 इसके अंदर आपके एक्स के अंदर स्पैम है। जबकि यहाँ पर आपके पास क्या है सी के अंदर एक्स, एक्स में स्पैम, ये पूरा पाथ आप बता रहे हो। जब आप पूरा पाथ बताते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट, और करंटली फ़ोल्डर में अगर आप काम कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। ठीक है? ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक होता है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ स्टार्टिंग से लेकर के जो आपकी फाइल फ़ोल्डर है वहाँ तक का पूरा पाथ, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पर काम करेंगे दोस्तों टेक्स्ट फाइल पे। तो मैंने आपसे कहा भी था हम पहले टेक्स्ट फाइल देखेंगे, उसके बाद बाइनरी फाइल और उसके बाद सीएसवी फाइल। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट फाइल के बारे में। देखिए, मैं अगर कोई भी फाइल पे काम कर रहा हूँ दोस्तों, फाइल का ओपन होना और क्लोज़ होना ज़रूरी है। अगर हम फाइल को ओपन करेंगे तो उसको क्लोज करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब एक डेवलपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यूजर जिसके लिए आप अपना सॉफ्टवेयर बना के उसको दोगे, उसके कंप्यूटर की स्पीड फास्ट रहे, स्लो नहीं हो। अगर हमने फाइल से दोस्तों 10 फाइलें ओपन कर दी है, क्लोज नहीं करेंगे तो 10 फाइल उसकी रैम में पड़ी है। जब तक आपका प्रोग्राम बंद नहीं होगा तब तक रैम में वो फाइल्स पड़ी है। तो क्या होगा, उसकी स्पीड स्लो चलेगी कंप्यूटर की। तो हमारा अगर अब उस फाइल में काम नहीं है तो हम उस फाइल को वापस क्लोज भी करेंगे, ठीक है? तो क्लोज भी हमको ही करना है, और जिस फाइल में डेटा रीड या राइट करना है उसको ओपन भी हमको करना है, और उसमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं वो भी हमको ही करने हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले देख लेता हूँ एक टेक्स्ट फाइल को ओपन करके। ओपन करने के लिए दोस्तों हमारे पास क्या है, मान लो मैं यहाँ चलता हूँ आईडीएलई के पास, हमने अपना पाइथन शुरू कर दिया। एक नई फाइल ले लेता हूँ, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। मान लो मैं इसको सेव करके इसका नाम रख देता हूँ डेमो, ठीक है? तो एक डेमो नाम की फाइल है। अब ये डेमो नाम की फाइल दोस्तों किस ड्राइव पे स्टोर है एक बार आप देख लीजिए, ठीक है? मैं यहाँ इसको जूम करता हूँ, एक बार ऊपर चल के दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो मैं कहाँ हूँ, सी ड्राइव, सी के अंदर इसमें, इसके अंदर इसमें, इसके अंदर इसमें, इसके अंदर इसमें। ये पर्टिकुलर फ़ोल्डर्स यहाँ आते हुए demo.py है। अब मैं यहाँ जो फाइल बनाऊँगा इस फ़ोल्डर में हूँ मैं, पाइथन 3.12 में। अगर यहाँ पर मैं अपनी फाइल बनाऊँगा तो दोस्तों उसको ओपन करने के लिए मुझे पूरे पाथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव पाथ, ठीक है? और अगर मुझे पूरा लिखना है तो मुझे क्या बताना पड़ेगा यहाँ पर, एब्सोल्यूट पाथ। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, मुझे फाइल को ओपन करना है। किस फाइल को ओपन करना है उसका नाम बता दो। अगर आपके पास फाइल बनी हुई है, अगर आप रीड कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, राइट कर रहे हैं और नहीं भी बनी हुई तो चलेगा, वो अपने आप क्रिएट कर देगा। मान लो यहाँ पर मैं एक फाइल बना देता हूँ जिसका नाम है example.txt, तो एक example.txt नाम की फाइल बन जाएगी। आप इसकी जगह कोई भी नाम लिख सकते हो, मान लो आप एबीसीडी लिख रहे हो तो उस नाम से आपकी फाइल बन जाएगी, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर example.txt। और अगर आप नहीं बता रहे तो दोस्तों ये फाइल रीड मोड में ओपन होगी, ठीक है? किस मोड में ओपन होगी, रीड मोड में। अगर आप चाहते हो राइट मोड में ओपन करना तो क्या लिख दोगे आप, डब्ल्यू, और यहाँ आपने जाकर लिख दिया है डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या होगा, राइट मोड। देखो 3 मोड होते हैं, एक होता है डब्ल्यू, एक होता है आपके पास अपेंड, और एक होता है आपके पास यहाँ पर यहाँ रीड मोड, ठीक है? तो राइट एक है आपके पास राइट, राइट मोड में क्या होगा, हम लोग यहाँ पर जो डेटा लिख रहे हैं, ठीक है, वो ओवरराइट करेगा, जो पहले लिखा हुआ था उसको हटा देगा। अपेंड मोड का मतलब क्या हो गया, उसके लास्ट में जाके लिखेगा। और आर, आर मोड का मतलब क्या, वहां से आपको डेटा रीड करना है। हो गया, आपने फाइल ओपन कर दी, इसको कोई भी पॉइंट कर रहा है, मान लो इसका मैं नाम रख देता हूँ एफपी। एफपी इस फाइल को, पूरी फाइल को ओपन करके अपने पास उसको स्टोर करता है, या फाइल ओपन करने का बेसिकली कहते हैं एक टाइप का हैंडलर हो गया एफपी। अब एफपी से क्या काम करना है, आपको डेटा रीड करना है, राइट करना है, वो सारे काम हम लोग अभी देखेंगे। और अगर आपको लास्ट में क्लोज करना है तो क्या लिख दोगे, एफपी डॉट क्लोज, ये आपकी फाइल क्लोज भी हो जाएगी। इसके बीच में हमको कुछ काम करना होगा, रीड करना है या राइट करना है, ठीक है? तो आते हैं वापस हम लोग यहीं पे। तो ये रहा अपने पास क्या है कि पाइथन प्रोवाइड्स द ओपन फंक्शन टू ओपन एंड वर्क विद फाइल। हमने क्या फंक्शन यूज किया है दोस्तों यहाँ पर, ओपन फंक्शन। उसके बाद है ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल। ओपन फंक्शन एंड क्लोज फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन एंड क्लोज द फाइल।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओपन की बात करें तो fh जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा है जैसे fp लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू ओपन डेमो डॉट txt, बाय डिफॉल्ट आपका रीड मोड होता है। मैंने आपसे कहा था अगर आप यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे तो ये आर मोड माना जाएगा, रीड मोड है। अगर आप इसको राइट मोड में तो w और अपेंड करें तो a आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ w। इसी टाइप से अगर आपको रीड मोड स्पेसिफाई करना है तो आप क्या लिख दोगे, r। अगर आपको पर्टिकुलर कोई फाइल फोल्डर चाहिए जिस जगह पे जाकर के आपको करना है तो आप यहाँ पर जैसे क्या लिख दोगे, d:\\, ठीक है। डबल स्लैश मतलब अगर आप सिंगल स्लैश लिख रहे हैं तो पर्टिकुलर काम नहीं करेगा, आपको हमेशा डबल स्लैश लिखना पड़ेगा। मान लो मैंने वहां कुछ लिखा है फाइल में, मैं अभी कुछ स्टोर करके आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। और यहाँ अगर आप चाहते हैं डबल स्लैश नहीं लगाना है, क्योंकि ये आपके पास जो होता है एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, जैसे /n आपने पाइथन में पढ़ा है, न्यू लाइन के लिए /n हम लोग यूज करते हैं। तो /n /t/a/b ऐसे बहुत सारे आपके पास एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। तो अगर आप स्लैश लगाते हो तो उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, इसलिए आपको डबल स्लैश लगाना पड़ेगा यहाँ पर अगर आप यहाँ फाइल के पाथ पे हैं तो। अगर आप चाहते हैं मुझे सिंगल स्लैश ही लगाना है तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके पहले आर। आर का मतलब क्या है, रो स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ सिंगल स्लैश लगाने की परमिशन हो जाएगी, डबल स्लैश आपको लगाना पड़ेगा अगर आप यहाँ आर नहीं लिख रहे हैं तो आप आर भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, फिर उसके बाद कोई इश्यू नहीं है। और क्लोज करना है तो फाइल डॉट क्लोज है आपके पास, जिससे आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना होगा कि आपको अपने मेमोरी को रिलीज करने के लिए, मेमोरी को फ्री करने के लिए अपनी फाइल को क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं मोड। मोड क्या है आपके पास, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि दो टाइप की फाइल होती है, एक होती है टेक्स्ट फाइल और दूसरी होती है हमारे पास बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल को आप क्या करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे या फिर आप अपेंड करेंगे। और ऐसे ही आप यहाँ बाइनरी फाइल को भी क्या करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे या फिर अपेंड करेंगे। तो अगर आप सिंपल सा आर लिख रहे हैं मतलब वो टेक्स्ट फाइल है, लेकिन अगर आप बाइनरी पे काम करेंगे तो आर भी लिखना पड़ेगा। अगर आप डब्ल्यू लिख रहे हैं सिंपल सा तो वो टेक्स्ट फाइल है। अगर आप यहाँ पर WB लिख रहे हैं तो बाइनरी फाइल में राइट मोड में फाइल ओपन करिए। अगर आप A लिख रहे हैं तो नॉर्मल आप टेक्स्ट फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं। जबकि आपने AB लिख दिया है तो वो दोस्तों आपके पास यहाँ पर बाइनरी फाइल है और उसको आप अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं। अगर आप रीड मोड में ओपन करें दोस्तों, फाइल का एग्जिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फाइल ही नहीं है तो रीड नहीं कर पाओगे, इसलिए क्या होगी, एरर आ जाएगी। बाकी अपेंड और डब्ल्यू मोड जो है उसमें अगर आपकी फाइल नहीं भी बनी हुई तो चलेगा, ये ऑटोमेटिक आपकी फाइल को क्रिएट करेगा और उसमें डेटा स्टोर करेगा। अब डब्ल्यू क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर आपकी फाइल को पूरा का पूरा डिलीट करता है और एक नई फाइल बनाता है। इट मींस ये हमेशा ओवरराइट करता है। जबकि ए मोड क्या करता है, हमेशा फाइल को ओपन करता है, सबसे लास्ट में एंड ऑफ फाइल पे जाता है, फिर वहां पर डेटा लिखना शुरू करता है, ठीक है। तो अपेंड करना, राइट करना बहुत बेसिक सी बात है, हम शुरुआत से जानते हैं ये चीज। अब यहाँ पर अगर हमारे पास टेक्स्ट फाइल है जिसका मोड अगर हम R+ लिखते हैं तो फाइल मस्ट एग्जिस्ट, ठीक है, अदरवाइज एरर इज रेज्ड और बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस। अगर आप अपनी फाइल में रीड भी करना चाहते हो और राइट भी करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर R+W+ यूज कर सकते हैं, और अपेंड करना है, रीड भी करना है तो आप A+ लिख सकते हो। यही अगर आपकी बाइनरी फाइल है जिसको रीड भी करना है और राइट भी करना है, एक ही मोड बार आप ओपन करके रखना चाहते हैं, तो आप R+B भी लिख सकते हो और RB+ भी लिख सकते हैं, ठीक है। राइट करना है तो आप WB+ या W+B भी लिख सकते हैं। इस प्लस को आप पहले लिखे बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे ही A+B या AB+ लिख सकते हैं अगर आपकी बाइनरी फाइल अपेंड मोड में रीड और राइट दोनों के लिए ओपन हो रही है, ठीक है। तो मोड आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैसे हम इस पे काम करते हैं। तो मैंने फाइल ओपन करके बता दी और फाइल को क्लोज करके बता दी, लेकिन बीच में हमको करना क्या है, रीड, राइट या अपेंड करना है। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे राइटिंग ऑन टू टेक्स्ट फाइल। आप एक टेक्स्ट फाइल पे लिखेंगे कैसे। तो आपके पास में दोस्तों कुल मिला के दो फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन का नाम है राइट और एक का नाम है राइट लाइंस, ठीक है। दोनों हम यूज करेंगे। राइट फंक्शन क्या, आपने जो लिखा डेटा एज इट इज जाके स्टोर कर देगा, और राइट लाइंस में क्या होगा, आप यहाँ पर जो है वो मल्टीपल लाइंस लेंगे और वो आप उसके अंदर स्टोर कर देंगे जितनी भी आपकी स्ट्रिंग्स है सभी को। तो कह सकते हैं राइटिंग ऑन टू टेक्स्ट फाइल, writing to a file can also be achieved in Python programming, but before writing ensure that the mode in which the file has been opened allows it। मतलब अगर आप राइट करें तो ऐसा नहीं मोड
रीड मोड में ओपन कर दिया, राइट मोड में लिखना पड़ेगा, W लिखना पड़ेगा। पाइथन प्रोवाइड्स टू स्ट्रिंग कह सकते हैं टू टाइप्स ऑफ राइटिंग फंक्शंस है आपके पास, एक है राइट और एक है राइट लाइंस। राइट में क्या करेंगे दोस्तों, तो आप इसमें जाके राइट में str1 यानी कोई स्ट्रिंग लिख देंगे, और अगर आप यहाँ पर राइट लाइंस करें, इस जगह पे ध्यान रखना राइट लाइंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो राइट लाइंस में आप क्या कर देंगे, जो भी आपकी लिस्ट वगैरह है वो आप लिख देंगे। इसमें आप मल्टीपल लाइंस के लिए या एक लिस्ट बना करके अपना डेटा भेजेंगे, और इसमें आपकी एक सिंपल सी स्ट्रिंग आपकी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या लिखा है हमारे पास, राइट लाइंस लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान रख लेंगे आप, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है राइटिंग और अपेंडिंग डेटा टू अ टेक्स्ट फाइल। अब जिस मोड में ओपन करोगे उस मोड में आपका काम होगा, W लिखोगे तो राइट है, A लिखोगे तो अपेंड है, ठीक है। तो यूजिंग राइट मेथड, पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, राइट करके देखने वाले हैं। तो अगर आपने राइट फंक्शन देखा तो क्या करेगा, ये एक सिंगल लाइन को लेगा और उसको डेटा को स्टोर कर देगा, और क्या बोल रहा है उसके बाद, द राइट मेथड राइट्स अ सिंगल स्ट्रिंग टू अ फाइल, इट डज नॉट एड अ न्यू लाइन स्लैश एन ऑटोमेटिकली। आपको फिर मैन्युअली डालना पड़ेगा, जैसे आपने फाइल ओपन कर दी, ओपन एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी W मोड फाइल डॉट राइट, जो भी आपने इसको ओपन किया है, जैसे मैंने अभी वहां पर FP लिखा था, आपने देखा होगा, तो मैं यहाँ पर क्या जाके लिख दूंगा, FP डॉट राइट, FP डॉट राइट। और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, FP डॉट राइट के अंदर जाके लिखना चाह रहा हूं मैं, सपोज स्कोरशाला, एक स्ट्रिंग आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग उसमें जाकर स्टोर करा दी है, बस एक लाइन लिखनी है आपको, एक स्ट्रिंग लिखनी है, लिख दो, फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। मैं इस फाइल को यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल बनेगी, और उसमें हमारा स्कोरशाला लिखा हुआ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव और उसके बाद करता हूँ रन। जैसे ही रन करूंगा, मेरी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है और उसमें डेटा मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। और फाइल मेरी इस तरफ, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब देखो मेरी फाइल बनी है कि नहीं बनी, क्या नाम से, एग्जाम्पल। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, और मैंने फाइल कहाँ बनाई है दोस्तों, तो मैंने फाइल बनाई थी डी ड्राइव पे, मैंने वहां ऊपर क्या लिखा था, D:\\। तो मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा डी ड्राइव पे, और आप यहाँ जाकर के देखेंगे मेरी एक फाइल है, इसको मैं करता हूँ ऑल फाइल्स, और आप जाके देखेंगे मेरी एक फाइल है एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, इस नाम से एक फोल्डर, एक फाइल बनी है जिसमें जाकर के मैंने अपना डेटा स्टोर किया। अगर आप चाहें तो ओपन करके देख सकते हैं, इसमें ये रहा स्कोरशाला लिखा हुआ आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर मैं अब इसी फाइल को ओपन करना चाहता हूं तो मुझे पाथ लिखना पड़ेगा, डी फोल्डर के, डी ड्राइव के इस पर्टिकुलर फोल्डर में, ये वाले फोल्डर में ये फाइल, वो एब्सोल्यूट। अगर मुझे सेम जगह पे चाहिए जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूं, तो इसको मैं हटा दूंगा। अभी यहाँ पर नई मैं एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, मान लो इसका नाम रख देता हूँ example123। मैं इसको सेव करता हूँ, इस बार स्कोरशाला की जगह जाके लिख देता हूँ, सपोज कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट। तो एक स्ट्रिंग है वो मैंने राइट कर दी, मेरी example123.txt फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा। एग्जीक्यूट करूंगा, हो गया काम। कंट्रोल O करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, इसको करता हूँ ऑल फाइल्स, इसी जगह पर मैं जाके देखूंगा मेरी वो फाइल है क्या, example123 है, और ये रहा मेरा वो कंटेंट जो मैंने अभी लिखा था, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, 3 लाइन्स में आपको कोड मैंने पूरा समझा दिया है, फाइल ओपन कैसे करनी है, राइट कैसे करना है, और आपको अपनी फाइल को क्लोज कैसे करना है। 3 लाइन में दोस्तों कोड समझा दिया। अगर आप इसी फाइल के अंदर कुछ और लिखना, अच्छा एक तो ये न्यू लाइन नहीं आती, तो /n करके आपको मैनुअली न्यू लाइन लिखनी पड़ेगी, और आप चाहें तो सबसे आगे ही लगा दें या लास्ट में भी लगा सकते, चलेगा। मान लो मैंने /n कर दिया, न्यू लाइन आ गई। अगर बाय द वे मैं इसके अंदर इस बार ऐसे कुछ और लिखना चाहता हूँ, ये तो लिखा ही था पिछली बार, दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट, मान लो मैं इसमें लिख देता हूँ यहाँ पर क्या कि अपेंडेड न्यू लाइन, मान लो ये मैं लिखता हूँ, तो उसके लास्ट में या इसके आगे मैं काम करता हूँ /n लगा देता हूँ न्यू लाइन के लिए, आपको दिखेगा, और इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। दोस्तों मेरा कोड रन हो गया। अगर मैं अब वापस से जाके वही फाइल देखूंगा, कौन सी, क्या नाम था उसका, तो मैं यहाँ से जाके ओपन करूंगा जिसका नाम है एग्जाम्पल। देखो इसके बाद में इसमें क्या लिखा है, अपेंड अ न्यू लाइन, क्योंकि मैंने बीच में कोड एग्जीक्यूट कर दिया था इसलिए उसने उसको यहाँ से जो है वो हटा। अच्छा मैंने यहाँ पर W लिखा है, देखो A लिखना पड़ेगा अपेंड करना है तो वो लिखा हुआ था आपके पास। मान लो अब मैं कुछ नया लिखना चाहता हूँ, ये तो /n आ गया था न्यू लाइन के लिए, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ सैंपल टेक्स्ट, सपोज सैंपल, और मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, मैं इसको सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखेंगे पहले वाला डेटा भी पड़ा रहेगा अपेंडेड लाइन वाला, उसके बाद सैंपल टेक्स्ट, कंट्रोल O करता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी में जाकर के फाइल सेलेक्ट कर देता हूँ ऑल फाइल्स, और यहाँ पर मेरी फाइल का नाम था एग्जाम्पल।
देखेंगे आप यहाँ पर वो पहले वाली लाइन भी आ गई और अभी जो मैंने लिखा है वैसा का वैसा, जैसे सैंपल की स्पेलिंग मैंने मिस्टेक करी तो यहाँ पर भी वो मिस्टेक में आपको डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, अपेंड भी करके देख लिया है। अगर आप यहाँ केवल ए लिखेंगे तो अपेंड हो जाएगा, डब्ल्यू लिखेंगे तो राइट हो जाएगा। बस ये इतना सा काम था। राइट में कोई शायद मुझे नहीं लगता आपको कोई इश्यू होना चाहिए। ठीक है? तो मैंने ऐसे इसमें स्कोर शाला लिखा था। इस तरीके से आपका डेटा स्टोर हो गया। अब आगे क्या करना है? तो दोस्तों आगे नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप मल्टीपल लाइन्स लिखना चाहें तो मल्टीपल लाइन के लिए मल्टीपल बार लिख दो, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है? जैसे मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ, 3 बार लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ सपोज कि स्कोरशाला इज द बेस्ट, ऐसे लिखना चाहता हूँ, स्कोरशाला इज द बेस्ट, इसमें इस तरीके से। तो मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया, स्कोरशाला इज द बेस्ट। इसमें क्या करना है, अगर आपको 3 लाइन लेनी है तो ये ऑटोमेटिक न्यू लाइन नहीं देता है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं डब्लू मोड में रख के इसको रन करता हूँ, मेरी फाइल को ओपन करता हूँ तो एक ही लाइन में आपको दिखेगा, इस चीज को समझना। ठीक है, मैं वापस यहाँ आता हूँ, फाइल का नाम था एग्जाम्पल, एक ही लाइन में आपको दिख रहा है स्कोरशाला इज द बेस्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको न्यू लाइन चाहिए तो इसके लास्ट में जाके आपको मैन्युअली जाकर के /n डालना पड़ेगा, इस चीज को समझना आप। ठीक है, और सबसे लास्ट में भी चाहते हो तो भले ही डाल दो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। अगर आप इसी फाइल को अब फिर से ओपन करके देखोगे, यहाँ से ऑल फाइल करने के बाद मैं जाके लिख देता हूँ एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे इस बार तीनों लाइनों में आपको न्यू लाइन दिख रही है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से मल्टीपल लाइन भी ले ली है। अगर आप चाहते हो दोस्तों इसको ऐसे नहीं लेकर के, अगर आपके पास एक लिस्ट हो, मान लो एक एल नाम की वेरिएबल्स हो और इसमें आपने जाकर के ऐसे कोई स्ट्रिंग डाली है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जैसे इसके अंदर यहाँ पर स्कोरशाला, और इसी में जाकर के लिख देता हूँ यहाँ पर जो ये लिखा है इज द, तो इसको फिर से यहाँ से कॉपी करता हूँ, इधर जाके करता हूँ पेस्ट, और मैं तीसरी लिस्ट के एलिमेंट्स में लेता हूँ बेस्ट, इसको करता हूँ कॉपी और इसमें आके कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ मैं इसको, अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा था fp.write, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, fp.write lines, और यहाँ पर ये l नाम की लिस्ट को पास कर दूंगा, राइट लाइन्स, बस ये मुझे लिखना था। ठीक है, तो मैं आपको खैर आगे दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट है आपके पास राइट लाइन्स है। ठीक है, इसमें क्या है, द राइट लाइन्स मेथड राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। आपने क्या कर दिया, एक लिस्ट बनाई है जिसमें एक स्ट्रिंग का एलिमेंट ये रहा, ठीक है, दूसरा एलिमेंट ये रहा, तीसरा एलिमेंट आपके पास ये रहा। तो मैंने क्या कर दिया, 3 स्ट्रिंग्स जो है उसको लिस्ट में पास कर दी है। इट डज नॉट ऐड न्यू लाइन, इसमें भी न्यू लाइन नहीं होता है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, खुद मैन्युअली उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। जैसे एल या लाइन्स नाम की वेरिएबल में मल्टीपल स्ट्रिंग्स मैंने डाल दी है और यहाँ पर फाइल को ओपन कर दिया, और यहाँ पर जाकर के मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी लाइन्स को उसमें स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कोड था, इसको मैं सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखेंगे एल यहाँ नहीं है, मैंने यहाँ पर क्या नाम रखा है, सपोज की एल इक्वल्स टू। ठीक है, तो मैं इसको फिर चलाता हूँ, आप देखेंगे मेरा डेटा जाके स्टोर हो गया है। कंट्रोल ओ करता हूँ, ऑल फाइल्स पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके लिख देता हूँ एग्जाम्पल। इस बार आपका डेटा वैसा ही दिख रहा है जैसा पहले दिख रहा था, लेकिन पहले हमने क्या करा था, राइट फंक्शन यूज करा था 3 बार। हमने इस बार राइट लाइन में मल्टीपल लाइन यहाँ स्टोर कर दी है। अगर आप चाहते हैं यूजर से आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को रीड करना तो आप कर सकते हैं, और फिर आप उसको एल नाम के वेरिएबल्स में अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर ऐसा करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई स्ट्रिंग यूजर से रीड करना चाहें, ठीक है, मैं कर देता हूँ व्हाइल ट्रू। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ व्हाइल ट्रू। ठीक है, हालांकि अब ये एग्जाम्पल तो आपके बुक में नहीं होगा, इसके अंदर जाकर के आपको क्या करना है, जैसे पहले मैंने एक एल नाम की वेरिएबल बना दी, एक लिस्ट बना दी है, और इसमें यूजर से रीड करना है। तो मैं जाकर लिख देता हूँ प्रिंट, और उसमें जाकर के क्या लिख देता हूँ, एंटर अ स्ट्रिंग। आपने एक स्ट्रिंग लिख दी है, और ये जो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, एक सपोज की इनपुट फंक्शन में डाल देता हूँ, और इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, मान लो एक्स नाम की वेरिएबल में, एक्स इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, और ये जो आपने डेटा डाला है उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ जाके लिख देता हूँ क्या, एल डॉट अपेंड, और उसमें मैं जाके स्टोर कर देता हूँ यहाँ पर एक्स नाम की वैल्यू। हो गया। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि लूप है आपका, तो आपको लूप कंटिन्यू चलाना है क्या, तो मैं यहाँ पे जाके क्या लिख दूंगा, सपोज यहाँ पे लिखता हूँ ans इक्वल्स टू वांट टू ऐड, इसमें लिख देता हूँ क्या इनपुट, और इसमें जाके लिख देता हूँ क्या, सपोज कि एक बार फिर से आपको लूप चलाना है क्या, ये लिख देता हूँ यू वांट टू, या ठीक है मैं लिख देता हूँ वांट टू ऐड मोर स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आप यहाँ पर करते हैं यस तो ठीक है, और अगर आप नो लिखते हैं मान लो, तो मैं इसमें के अंदर जाके क्या लिख दूंगा, इफ ans,
ठीक है। इफ एएनएस इक्वल्स टू आपके पास या तो क्या होगा, एन होगा, या मैं इसको लिस्ट में भी लिख सकता हूँ। मान लो ऐसे कर देता हूँ, इसके अंदर आपके पास या तो क्या हो, तो एएनएस इन कर देता हूँ, या ऐसे भी कर लेता हूँ मान लो। ठीक है, इसके अंदर मैं सिंपल सा नो एन कर देता हूँ, एन। ठीक है, मान लो मैं इस तरीके से रखना चाहता हूँ, तो इसके अंदर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, या तो y डाल दो आप या फिर n डाल दो आप। इस तरीके से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अब यूजर जो भी डालेगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, इफ ans इक्वल्स टू n अगर होता है तो मुझे इस लूप को क्या करना है, ब्रेक कर देना बस, अदरवाइज ये लूप मेरा चलता जाएगा और जो भी आपके पास l में डेटा आएगा वो आता जाएगा और यहाँ जाकर के हम उसको स्टोर कर देंगे। बहुत छोटा सा कोड है। मैं इसको रन करता हूँ। मान लो मैं इसके अंदर लिखना चाह रहा था ABCD। ठीक है, ABCD मैंने चलाया, ये बोल रहा है आपको और लिखना है क्या, मैंने कहा यस। इस बार लिख देता हूँ PQRS, ये भी चला जाएगा। क्या और लिखना है, मैंने कहा यस। उसके बाद मैं लिख देता हूँ सपोज कि MNOP, ये भी चला जाएगा। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पर नो। जैसे ही नो करूंगा ये लूप मेरा टर्मिनेट हो जाएगा और ये स्ट्रिंग मेरी ABCD PQRS और MNOP ये जाकर के मेरी स्टोर हो जाएगी वहां पर। बट यहाँ इश्यू क्या होगा, हम पहले ये देख लेते हैं। तो मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ अपनी फाइल्स को, नाम है एग्जाम्पल। आप देखेंगे ये एक साथ आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर न्यू लाइन और ऐसे ही यहाँ पर भी आपको न्यू लाइन लेनी पड़ेगी। तो इस न्यू लाइन के लिए आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं दोस्तों, कोड में क्या लिखना पड़ेगा कि जैसे ही आप अपेंड करेंगे इसके बाद आपको फिर से एक न्यू लाइन लेनी पड़ेगी। तो आप इसमें जाकर लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पहले भी किया था, l डॉट अपेंड करके, या यहाँ पर आके के भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो आप एक न्यू लाइन ले सकते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, तो आप इसके अंदर न्यू लाइन ऐड कर दवा देंगे। तो राइट लाइंस में आपने लिस्ट भेज दी और आपका डेटा उसमें स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है अपने पास, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट है अपेंड। अपेंड के लिए क्या करना होता है दोस्तों, आपको सिंपल सा काम है, बस यहाँ जाकर के आपको ए लिख देना होता है, हो जाएगा अपेंड मोड। ये भी ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैंने आपको प्रैक्टिकली बता ही दिया है। नेक्स्ट है आपके पास रीड। अगर आपके पास फाइल्स में डेटा पहले से पड़ा है, अब वो डेटा आपको रीड करना है, तो रीड करने के लिए आपके पास जो है 3 अलग-अलग फंक्शंस है। तो पाइथन प्रोवाइड्स मेनली 3 टाइप्स ऑफ रीड फंक्शन टू रीड फ्रॉम अ डेटा फाइल। 3 टाइप के फंक्शंस आप यूज करेंगे। पहला है दोस्तों रीड फंक्शन, दूसरा रीड लाइन और तीसरा रीड लाइंस। जो रीड फंक्शन है वो क्या करेगा, जितना भी डेटा है फाइल में पूरा का पूरा आपको उठा के दे देगा। ठीक है, सारा का सारा डेटा चाहिए, रीड फंक्शन यूज कर लो। लेकिन आपको फाइल में से आप चाहते हो एक लाइन आए, 2 लाइन आए, 3 लाइन आए, तो रीड लाइन यूज कर लो। खाली रीड लाइन लिखोगे एक एक लाइन आएगी, और रीड लाइन के अंदर अगर आप पास कर दोगे 2 3 5 7 ऐसे, तो फिर आपको उतनी लाइन आपको रीड करके दिखा देगा। और एक है रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या कर देगा, आपकी जितना भी डेटा है, जितनी भी लाइंस है, वो सब रीड करेगा और आपको एक लिस्ट में डेटा रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो 3 फंक्शंस एक एक करके अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो रीड क्या है, रीड द एंटायर फाइल और अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर। स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है, मान लो आपकी फाइल के अंदर 500 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, पूरा का पूरा डेटा उठाना है तो रीड फंक्शन। अगर आप रीड के आगे 3 लिख दोगे तो स्टार्टिंग से लेकर के 3 कैरेक्टर आपको उठा के देगा। ठीक है, रीड लाइन है, रीड अ सिंगल लाइन एट अ टाइम, एक लाइन आपको देगा। अगर आप इसमें भी नंबर बताएंगे तो नंबर ऑफ उस पर्टिकुलर लाइन के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए वो भी आप बता सकते हो। और रीड लाइंस क्या करेगा, रीड ऑल लाइंस एंड रिटर्न देम एज अ लिस्ट। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। पहला है रीड मेथड। रीड में क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपल सा जाके लिखना है फाइल डॉट रीड। आपका डेटा आएगा और डेटा कंटेंट में जाके स्टोर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ आता हूँ W, या आप भले ही नहीं भी लगाएंगे तो भी ये क्या आपके पास रीड मोड ही है। रीड मोड से डेटा लेना है आपको, डेटा आ जाएगा और FP के अंदर जाके क्या लिख देंगे, FP डॉट रीड। ठीक है, आपने ये लिख दिया, जितना भी डेटा आएगा इसको कहीं स्टोर करना है। मान लो एक वेरिएबल है x के अंदर आपने स्टोर कर लिया, और अगर आप देखना चाहते हो कितना डेटा है तो आप उसको क्या कर दोगे, x नाम के वेरिएबल्स को प्रिंट करा दोगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्या कर दिया है, वो डेटा रीड किया है जितना भी डेटा x में, और इसको आपने प्रिंट कर दिया। एग्जीक्यूट करता हूं, देखो दोस्तों मेरा डेटा यही लिखा था, वो मैंने उठा करके यहाँ दिखा दिया है। ठीक है, अगर मल्टीपल लाइन का डेटा होता मेरे पास, मान लेता हूँ उसी फाइल को ओपन करके उसी में मैन्युअली खुद ही लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, मानता हूँ कि यहाँ पर चलता हूँ मैं, और फाइल का नाम था एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल फाइल में मैं कुछ डेटा लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सपोज MS वर्ड से डेटा लिख लेता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ इक्वल्स टू RAND, जिससे कि मेरे को यहाँ पर कुछ डेटा दिख जाता है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, बंद कर देता हूँ, इसकी जरूरत मुझे नहीं है।
और मैं इस वाली में आकर के पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कुछ डेटा लिखा है, मान लो इसके बाद मैं न्यू लाइन लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर न्यू लाइन लेना चाहता हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारा डेटा यहाँ पर ले लिया है, आप जितना भी डेटा लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके अंदर मल्टीपल डेटा डालना चाह रहा हूँ, अगर ये पूरा का पूरा डेटा आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते। ठीक है, इस तरीके से मैंने इतनी सारी लाइंस का डेटा इसमें स्टोर कर दिया है। इसको भी कर देता हूँ ऐसे ही, और यहाँ पर इसको भी, और एक काम करता हूँ, इसको मैं अब हटा देता हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेव कर देता हूँ, मेरा डेटा example.txt या example123.txt में पड़ा है। मुझे वो पूरा का पूरा डेटा उठाना, देखो इतना सारा डेटा मैंने उसमें लिखा था। कैसे उठाते हैं आप, क्या लिखते हैं आप, रीड, जितना भी डेटा आ जाएगा। अगर आप इसमें जाके लिखते हैं रीड लाइन, अच्छा एक चीज और, रीड में अगर मैं लिखता हूँ 5 तो क्या होगा दोस्तों, स्टार्टिंग से 5 कैरेक्टर आएंगे। अगर मैं इसमें जाके लिखता हूँ 50 तो क्या हो जाएगा, 50 कैरेक्टर आ जाएंगे। अगर मैं लिखता हूँ इसके अंदर 10 तो क्या हो जाएगा, 10 कैरेक्टर आपके पास आ जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो पूरा का पूरा डेटा उठ के आ जाएगा। रीड समझ में आ गया होगा। रीड आ गया है तो दोस्तों नेक्स्ट है रीड लाइन। रीड लाइन चलाते हैं, देखते हैं तो क्या करेगा, पहली जो लाइन है वो आ जाएगी। अगर आप इसमें जाकर के लिख देते हैं मान लो 5 तो क्या होगा, क्या 5 लाइनें आ रही है, नहीं, पहली जो लाइन थी एक लाइन, ठीक है, एक लाइन ही देगा, रीड लाइन पहली लाइन देगा आपको, उसके 5 कैरेक्टर आपको दिखा देगा। अगर मैं इसको रीड लाइन चलाता हूँ एक बार तो एक पहली लाइन आएगी और कर्सर आपका न्यू लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ऐसे करके मैं 4 बार ये लिखता हूँ तो दोस्तों 4 अलग अलग लाइन मेरे पास यहाँ पर आएगी। ठीक है, रीड लाइन लिखा मैंने, रीड लाइन रीड लाइन रीड लाइन रीड लाइन, ठीक है, क्या हुआ है, अच्छा मैंने ले तो लिया, उसके बाद मेरे को इसको यहाँ आकर के पेस्ट, इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो मैंने 4 लाइनें चलाई है और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। चौथी लाइन पे मैंने क्या खाली एंटर छोड़ा है, इस वजह से वो मेरे को 3 लाइंस दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसी को एक बार और चला के देखेंगे तो नेक्स्ट वाली लाइन आ जाएगी 1 2 3, फिर एक खाली है, उसके बाद फॉर द वीडियो दैट बेस्ड फिट्स जो भी लिखा है वो आपको डेटा दिख जाएगा। तो कहने का मतलब है एक एक लाइन लेनी है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या है आपके पास, रीड लाइन। और रीड लाइन में अगर आपने कोई नंबर डाल दिया मान लो 20 तो उस लाइन के 20 कैरेक्टर आपको दे देगा, 10 20 जितने भी आप लेना चाहते हो। नेक्स्ट है रीड लाइंस। ठीक है, रीड लाइंस। रीड लाइंस में आप क्या देखते हैं दोस्तों, जो भी डेटा है वो पूरा आएगा लेकिन एज अ आपके पास जो लिस्ट में आपका डेटा आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं उसको प्रिंट करके देखना एक एक, तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा लिस्ट में से डेटा उठाने के लिए। तो आप क्या लिखोगे, फॉर आई इन एक्स मान लो जो भी आप लिख रहे हो, या फॉर रो इन एक्स मान लो, और इसमें जो आपके पास डेटा आएगा, ठीक है, एक्स के अंदर, वो एक्स का जो डेटा था वो मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक एक करके रो में, और उसको मैं डिस्प्ले करवाता जा रहा हूं। आप देखेंगे इतना सारा डेटा आपका आ चुका है। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, डेटा उठा रहा हूँ और लाके डिस्प्ले कराता जा रहा हूँ। तो मैंने आपको तीनों बता दिया। अच्छा, रीड लाइंस में अगर बाय द वे मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ और जाके लिख देता हूँ सिंपल सा प्रिंट ऑफ एक्स। अगर इसमें रीड लाइन चलाता हूँ क्या हो रहा है, आपके पास पूरा डेटा आ रहा है। और अगर इसमें जाकर के मैं 5 लिखता हूँ तो क्या होगा, तो दोस्तों वो आपकी जो लाइन है, ठीक है, वहां से वो पूरी एक लाइन आपको डिस्प्ले करवा रहा है। वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल, वो वाली जो पर्टिकुलर लाइन है वो आपको ये डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये पूरा का पूरा डेटा देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको अभी जो डेटा दिखा रहा था उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले करवाया। तीनों समझ में आ गए होंगे आपको, क्या था, एक था रीड, एक था रीड लाइन और एक है रीड लाइंस। तो ये रहा रीड, ठीक है, आपको कंटेंट रीड करना है, 10 कैरेक्टर करना है, तो ये एग्जांपल हो गया। रीड लाइन लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, रीड लाइन इंक्लूड द स्लैश एन, ऑटोमेटिक उसमें स्लैश एन आता है तो आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। और नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर रीड लाइंस। रीड लाइंस में क्या लिखा है, ईच लाइन इन द लिस्ट विल हैव अ स्लैश एन एट द एंड, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट लाइन इफ इट डज नॉट हैव वन। तो सबके लास्ट में स्लैश एन आता है बाय डिफॉल्ट, सबसे लास्ट वाले को छोड़ करके आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया दोस्तों, डेटा रीड भी कर लिया, डेटा राइट भी कर लिया, डेटा अपेंड भी कर लिया। अब मैं अपने कर्सर को भेजना चाहता हूँ टेल और सीक फंक्शन के थ्रू। जैसे मैं अगर यहाँ से दोस्तों एक बार रीड लाइन या रीड ही कर लेता हूँ, रीड करता हूँ, देखो क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो 5 कैरेक्टर मुझे दिखाएगा। अब मेरा कर्सर कहाँ आ गया, 5 कैरेक्टर के बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाके क्या लिखना चाहता हूँ, प्रिंट, और इसमें जाके लिख देता हूँ मैं क्या, वो है fp.tel फंक्शन। टेल मतलब मुझे बताओ मेरा कर्सर कहाँ है। तो दोस्तों मैं 5 पे, यानी कि जब लाया था 1 2 3 4 5 5 पे आके खड़ा हो गया।
तो 5 पे आके खड़ा हो गया हूँ तो क्या होगा, मुझे देखना है मेरा कर्सर कहाँ है, तो 5 दिखा रहा है। अगर बाय द वे मैं इसको यहाँ 50 कर देता हूँ, तो मेरा कर्सर 50 नंबर पे जा चुका है। तो ये क्या दिखा रहा है, 50। अगर मैं यहाँ पर जाकर के अब जैसे पहले मैंने 50 कैरेक्टर रीड कर लिए, उसके बाद फिर मैंने 10-15 कैरेक्टर रीड कर लिए। जैसे मान लो पहले मैं कर देता हूँ यहाँ पर 10 और फिर उसके बाद कर देता हूँ 20 और, तो 30 तक पहुँच गया हूँगा मैं। अब मैं इसके बाद जाके चेक कर रहा हूँ, बताओ मैं कहाँ पहुँच गया, 30 पे पहुँच गया। ठीक है, पहले 10 उसके बाद 20 और, तो मैं 30 पे पहुँच गया हूँ। इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है वो टेल फंक्शन देख सकते हैं। अब टेल फंक्शन पे आ गए, मान लो वो मैंने देख लिया, प्रिंट करा दिया। अब उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन है मेरे पास, वो है नेक्स्ट सीक फंक्शन। सीक फंक्शन क्या है, fp.seek। fp.seek में मैं जाके लिख देता हूँ मान लो 5। तो मैंने क्या करा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पहले मैं 10 तक गया, फिर मैंने 20 कैरेक्टर और रीड किए, टोटल 30 पे आया। और 30 पे आने के बाद मैंने कर्सर को वापस भेज दिया 5 पे, 5 पे चला गया। मैं देखना चाहता हूं अब वो कहां पर है, प्रिंट करके वापस टेल फंक्शन। तो दोस्तों वो क्या था, पहले 30 पे आया, 30 से मैंने उसको वापस धक्का देकर के भेजा 5 पे और चेक करा, बताओ भाई अब कहाँ है, टेल फंक्शन से उसने बोला 5 पे। तो आपको टेल फंक्शन और सीक फंक्शन समझ में होगा। टेल क्या करता है, बताता है, और ये सीक फंक्शन क्या करता है, आपके कर्सर को एक स्पेसिफाइड पोजीशन पर भेजता है। ठीक है, इसी टाइप से अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। 30 कैरेक्टर रीड करके बताओ, तो ये रहा आपके पास एग्जांपल। फिर आपके पास आता है कि आपने कुछ कैरेक्टर्स रीड करने हैं, फिर कुछ और करने हैं। जैसे मैंने अभी 10 कैरेक्टर कर लिए, फिर 20 और कर लिए, तो 30 पे पहुंच गए थे हम लोग जैसे। फिर मैंने यहाँ करा है रीडिंग ऑफ फाइल्स, एंटायर कंटेंट सब चाहिए, खाली रीड फंक्शन लिख के छोड़ दो। फिर मैंने यहाँ देखा है रीडिंग ऑफ फाइल्स फर्स्ट 3 लाइंस, लाइन बाय लाइन, तो रीड लाइन रीड लाइन रीड लाइन 3 बार लिख दो आप। फिर आपके पास रीडिंग का कंप्लीट फाइल, लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है, तो आप ऐसे लूप चला करके भी डिस्प्ले करा सकते हो। और जैसे मैंने रीड लाइंस में डेटा लेकर के फिर डिस्प्ले कराया, आप वो भी करके देख सकते हो। ऐसे ही आपके पास लिखा है रीडिंग द कंप्लीट फाइल इन अ लिस्ट, रीड लाइंस नाम का फंक्शन है, एक साथ प्रिंट करा के देख सकते हो। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द साइज ऑफ अ फाइल इन बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेन फंक्शन है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता कर सकते हैं। बस एक छोटी सी लाइन लिखी है मैंने, साइज इक्वल्स टू लेन ऑफ एस। आप चाहें तो डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये देखना है कि हमारे पास जो एक्स में डेटा आया है और टोटल हमारे पास एक्स की साइज कितनी है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, लेन ऑफ एक्स, बस इतना आपको लिखना है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ उसके अंदर कितना डेटा आया, 10 लिखा है मैंने। अगर मैं इसको हटाता हूँ, टोटल आपके पास उसकी साइज क्या है, 1141 कैरेक्टर लिखे हैं मैंने। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास राइट अ प्रोग्राम डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइंस इन द फाइल। तो हम क्या करेंगे, रीड लाइंस लेंगे और रीड लाइंस में हम, जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा है रीड लाइन, ठीक है, मैं कर देता हूँ रीड लाइंस। हमारे पास क्या आएगी, लिस्ट आएगी, एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे जितनी भी लाइन है वो सब आ जाएंगी। और अगर हम लोग देखना चाहते हैं उस लिस्ट के एलिमेंट्स कितने हैं, तो दोस्तों 18 एलिमेंट्स हैं, 18 लाइन है उसके अंदर। ठीक है, 18 स्ट्रिंग्स है उसके अंदर। नेक्स्ट है आपके पास राइट अ प्रोग्राम राइट अ स्ट्रिंग इन अ फाइल एंड डिस्प्ले इट, हमने करके देख लिया दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यूजर से डेटा लिया है, हमने उसको डिस्प्ले कराना है, राइट करना है, जो भी भेजना है, सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स है दोस्तों, आप एक एक करके खुद भी जरूर प्रैक्टिकल करके देखिए अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज आपने जो देखा है वो सफिशिएंट है, बहुत कुछ आपने देख लिया, मैंने खुद प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया है। तो इस टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर राइट लाइन, राइट लाइंस या ऐसे कुछ दूसरे फंक्शंस, राइट, रीड, रीड लाइंस, ठीक है, और रीड लाइन, ये सारे फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब है हमारे पास फ्लश फंक्शन। इसमें कुछ होता नहीं है दोस्तों खास बात, तो बस यही है कि क्लोज करने से पहले आपको fp डॉट फ्लश फंक्शन यूज कर लेना चाहिए। इन केस अगर हमने अभी तक जो डेटा राइट किया है, मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर fp डॉट राइट, और इसमें जाकर के मैं लिख देता हूँ ऐसे ही हेलो। और ऐसे ही अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा होता, मान लो, ठीक है, पहले ये वाला हेलो, फिर ये वाला हेलो, ऐसे करके मैं खूब सारा डेटा भेजता जा रहा हूँ। तो अगर मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैं इसके अंदर स्लैश एन लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में जाकर के पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मान लो इतना सारा डेटा है, तो जब मेरी फाइल क्लोज हो रही है उससे पहले मुझे देखना है कि मेरा पूरा का पूरा बफर मेमोरी का डेटा फाइल में गया है या नहीं। बस उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या इशू आ रहा है दोस्तों। तो मैंने यहाँ लिखा है हेलो और उसके बाद स्लैश एन fp डॉट राइट के अंदर, देखते हैं क्या इशू हमारे पास यहाँ आया था। तो fp डॉट राइट, ठीक है, राइट के अंदर मैंने जाकर के लिखना है एक बार हेलो, तो ये मेरा
यहाँ जाकर के देखता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। क्या लिखा है, fp.write, क्या इशू है एक बार यहाँ आके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैंने अभी इसमें जो अच्छा, ठीक है, इशू क्या आया था आप देखना एक बार, इशू ये आया था, मैं इसको हटाता हूँ एक बार वापस से, ठीक है। मैं भी ये सोचा था इशू क्या है, यहाँ चलते हैं, यहाँ चल के हम क्या करना पड़ेगा, हमको जाके लिखना पड़ेगा W, क्योंकि राइट मोड में हम काम करेंगे। तो दोस्तों डेटा हमारा जा चुका है, ठीक है। कोड तो पूरा सही था, बाय डिफॉल्ट रीड मोड होता है, हमने इसको क्या कर दिया, अभी राइट मोड लगाया है, ठीक है। तो राइट मोड में हमको लिखना पड़ेगा, और अगर हम उसके अंदर फिर से वो डेटा ऐड करना चाहते हैं तो हमको ए यानी अपेंड मोड लिखना पड़ेगा। तो राइट मोड आपको डालना पड़ेगा, इस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, मैंने पहले भी आपको ये चीज बता रखी है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लश। फ्लश क्या करता है, फाइल को फोर्सफुली वहां भेजता है। इसके बाद आता है दोस्तों, अगर आप कोई स्पेसेस रिमूव करना चाहते हैं आपके कंटेंट में, आपके स्ट्रिंग में, तो अगर आप लेफ्ट साइड से हटाना चाहते हैं तो आप एल स्ट्रिप फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप राइट साइड से स्पेसेस हटाना चाहते हैं तो आप आर स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। और अगर आप दोनों साइड के स्पेसेस हटाना चाहते हैं तो आप केवल स्ट्रिप फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग के बीच में, जैसे किसी का नाम, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस है तो वो नहीं हटाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिप फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ हम कैसे उसके अंदर स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं, वो ये आपको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल्स हैं, आप देखिएगा। इसके बाद है हमारे पास पॉइंटर्स, जो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अगर फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे तो हमारा कर्सर कहाँ जाएगा दोस्तों, सबसे ऊपर। राइट मोड में करेंगे तो सबसे लास्ट में। अपेंड मोड में करेंगे तो भी सबसे लास्ट में। लिखने के बाद सबसे लास्ट में, अपेंड है तो बिना कुछ लिखे सबसे लास्ट में, फिर वहां से आपका लिखना शुरू करेगा। तो ये चीजें हमने यहाँ पर मेंशन करी है कि क्या काम होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है आपके पास फाइल मोड एंड ओपनिंग पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। ये ऐसे कुछ आपके पास थे जो मैंने आपको अभी बता दिए, चाहे वो बाइनरी फाइल हो, चाहे आपके पास में नॉर्मल टेक्स्ट फाइल हो, आप उसको अपेंड करना चाह रहे हैं, राइट करना चाह रहे हैं, रीड करना चाह रहे हैं, तो मोड कौन कौन से, वो सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसी टाइप से कुछ अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक पे, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एरर स्ट्रीम पे है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे तो हमको क्या है, सिस मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा। सिस मॉड्यूल के अंदर हमको एक फंक्शन मिलेगा sys.stdin। बेसिकली आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट है। stdout भी मिलेगा हमको, sys.stdout। और ऐसे हमको मिलता है sys.std एरर के लिए, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए। ये हमारे पास जो है कुछ कह सकते हैं पहले से प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स के अंदर के कुछ फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं। तो इन पाइथन, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स आर फंडामेंटल फॉर हैंडलिंग यूजर्स इनपुट, डिस्प्लेइंग आउटपुट एंड मैनेजिंग एरर एफिशिएंटली। दीज स्ट्रीम्स आर प्रोवाइडेड बाय द सिस मॉड्यूल, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या है वो मैंने आपको अभी बता दिए हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या काम करना है दोस्तों, तो मैं एक एक करके बताऊंगा। जैसे द sys.stdin इज ऑलवेज ओपन इन रीड मोड। जब आप stdin यूज करेंगे तो वो रीड मोड में आपको ओपन करके बताएगा। अगर stdout करते तो हमेशा आपकी कंटेंट को जो है वो राइट मोड में ओपन करेगा और डेटा आप भेजते हैं हमेशा आपके कंसोल पे। एंड नो नीड टू स्पेसिफाई मोड इन ओपन फंक्शन। आपको ओपन फंक्शन में ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि हमारा जो फाइल का यहाँ पर रीड मोड है या राइट मोड है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, फाइल डॉट रीड, जैसे फाइल को ओपन किया, डेटा में आया, आपको डेटा को डिस्प्ले कराना, आप क्या लिख दोगे, stdout.write। stdout जो कि प्रिंट कराता है, डॉट राइट करोगे तो आपका डेटा जो है वो स्टोर करवाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो आपको अगर कुछ राइट कराना है तो आप ये ले सकते हैं। अगर आपको एरर की तरह डिस्प्ले कराना है तो आप यहाँ पर लिखते हैं stderr, जो कि रेड कलर में आपको डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। तो सिंपल सा इसका काम है। अच्छा, फाइल को जब आप ओपन करते हैं तो फाइल को क्लोज भी करना पड़ता है आपको। क्लोज, अच्छा, इसको इसको एक बार मैं आपको पहले प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ ना, आपके माइंड में रहेगा कुछ। तो मैं इस कोड को यहाँ से कर लेता हूँ दोस्तों कॉपी, ठीक है, सिंपल सा कोड है। और यहाँ आके मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट और एक बार इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। क्या बोल रहा है, example.txt फाइल नहीं है, कोई बात नहीं, हमारी फाइल का नाम था example123। इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर हेलो 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 जो भी था आपका डेटा वो डिस्प्ले हो गया था हमारा, और नो एरर अकर्ड। तो वो फाइल ओपन करी, डेटा हमारा आया, डेटा नाम की वेरिएबल में, उस डेटा को हमने यहाँ डिस्प्ले करा दिया।
और इसमें हमने अगर कोई एरर डिस्प्ले करानी, जैसे मैंने लिखा है नो एरर अकर्ड, तो आपको एरर की तरह दिखाना है रेड कलर से, तो वो आप यहाँ पर stderr.write लेते हैं। और अगर आप stdout राइट लिखेंगे तो वो सिंपल सा स्ट्रीम है जिसमें आपका डेटा आउटपुट पे डिस्प्ले कर देगा, कंसोल पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इस टाइप से ये कुछ था आपके पास। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ बात करें तो हमारे पास आता है यहाँ पर विद स्ट्रीम, विद ओपन। तो यहाँ पर देखो, अगर आप ये जो ओपन कर रहे हो फाइल, इसकी जगह अगर मैं जाके लिखता हूँ विद ओपन, या इसका जो पहले जो हम लोग एग्जांपल्स देख रहे थे मान लो यहाँ पर, तो मैं अगर इसको यहाँ पर जाके लिखता हूँ विद ओपन, विद ओपन, और यहाँ पर जाके मैं लिख दूंगा सपोज कि एज fp, तो अब आपका पूरा का पूरा कोड चलेगा, बट आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, इस तरीके से होता है। और इसके बीच में आपका एक जो है वो आपको एक यहाँ पर इंडेंटेशन भी सेट करना पड़ता है। तो अब आपका डेटा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ एक आपको कॉलन लगाना है बस, तो आपका डेटा राइट हो गया। ठीक है, सब कुछ सही था। जैसे आपने इसी कोड को आपने पहले कैसे लिखा था, मैं वो भी दिखा देता हूँ। हमने यहाँ जाकर के लिखा था इससे पहले, वो था fp इक्वल्स टू ओपन। ठीक है, और उसके बाद आपने जाके लिखा था ये एग्जाम्पल जो भी आपने इसके अंदर पास किया है स्ट्रिंग, और ठीक है, तो ये मैंने लिखा है। और लास्ट में आपको जाकर के क्या लिखना पड़ता था, fp डॉट क्लोज, और इसके बीच में आपको fp डॉट राइट लिखना पड़ रहा था, और इसके अंदर आपको जो भी डेटा था। तो देखो इसमें फर्क क्या है, आप खुद देखें। इसमें फर्क ये है कि आपको यहाँ पर क्लोज करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर आपको क्लोज नहीं करना पड़ रहा है। ये आपका एक बेनिफिट है। ठीक है, क्या क्लोज आपको नहीं करना है। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर कोई एक्सेप्शन भी आए। अगर एक्सेप्शन आती है तो फिर ओपन जो फंक्शन है आपके पास, विद ओपन से आपने ओपन किया है, ये गारंटी लेता है कि आपकी फाइल क्लोज करेगा ही करेगा। एक्सेप्शन को तो हमको हैंडल करना पड़ेगा अगर है तो, बट आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। इस केस में अगर आपको बीच में कोई एक्सेप्शन आ गया और हमने फाइल तो क्लोज करी नहीं है, तो दोस्तों वो फाइल तो आपकी ओपन ही पड़ी रहेगी मेमोरी के अंदर, तो उसको क्लोज हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए बेस्ट क्या है आपके पास, आप विद ओपन को यूज जरूर करें। तो यही चीज है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, विद स्टेटमेंट क्या है कि पाइथन्स विद स्टेटमेंट फॉर फाइल्स इज वेरी हैंडी व्हेन यू हैव टू रिलेटेड ऑपरेशंस। जो आपको काम करना है, जो भी आप कर लीजिए, ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है आपकी फाइल को। और ये मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, इवन इफ एन एक्सेप्शन अकर बिफोर द एंड ऑफ द ब्लॉक, द विद स्टेटमेंट विल हैंडल इट एंड क्लोज द फाइल। आपकी फाइल को ये क्लोज भी कर देगा। एग्जाम्पल मैंने आपको भी करके दिखा दिया है, बट यहाँ पर फिर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अभी जो डिस्कस कर लिया है वो क्या था, हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का कंटेंट जो था वो हमारा हो गया है खत्म। अब इसके बाद हमारे पास आने वाली है बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल को हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत होगा आपके लिए। जो भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं दोस्तों, उसको प्रैक्टिकली जरूर करके देखें। तो आज हम इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियोस पसंद आ रहे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, जो कमेंट करना चाहें जरूर कीजिए दोस्तों। आपका हर एक पॉजिटिव कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।